सोचने वाली बात है। क्या हो अगर कल देश के लाखों नागरिक सुबह उठें और अखबार में पढ़ें कि उनका राज्य अब नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। हाँ, मतलब रातों रात जिस राज्य में वो पैदा हुए उसकी सीमाएं मिटा दी गई हैं। बिल्कुल। उसका नाम बदल दिया गया है और उसे किसी दूसरे राज्य में मिला दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए उस राज्य की चुनी हुई सरकार से कोई परमिशन भी नहीं ली गई। सही कहा। सुनने में तो ये किसी तानाशाही देश की कहानी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के संविधान में ऐसा करना पूरी तरह से संभव है। और इसके लिए बाकायदा प्रावधान मौजूद है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी दिलचस्प और जटिल पहेली को सुलझाना है। आज हमारे सामने द केसरी नंदन एकेडमी के लॉ नोट्स हैं और हम इन्हीं नोट्स के आधार पर भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे और उसकी यूनिटरी फीचर्स का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत सच में एक फेडरल देश है या फिर सारी डोरियां केंद्र सरकार के ही हाथ में हैं। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ हमारे पास अलग अलग राज्य हैं, उनकी अपनी सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभाएं हैं, जो ये भ्रम पैदा करती हैं कि सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये ढांचा किसी भी आम फेडरल देश से बहुत अलग है। मतलब द केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का संविधान राज्यों को आज़ादी तो देता है, लेकिन किसी संकट के समय या राष्ट्रीय हित की बात आने पर वो सारी शक्तियां समेटकर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को सौंप देता है। एग्जैक्टली। और ये समझना सिर्फ लॉ या यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी नहीं है। सही बात है, ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास के फैसले आखिर ले कौन रहा है। हाँ, मतलब सड़क बनाने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक। लेकिन इस पूरे ढांचे को समझने के लिए शुरुआत बेसिक से करनी होगी। बिल्कुल। दुनिया भर में जब फेडरलिज्म की बात होती है तो उसका एक क्लासिक मॉडल माना जाता है, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका, वहाँ केंद्र और राज्य की शक्तियां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और भारत ने उस पूरे मॉडल को कॉपी नहीं किया, लेकिन उसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को जरूर अपनाया है। तो सबसे पहली शर्त क्या होती है किसी फेडरल ढांचे की? सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है शक्तियों का बंटवारा। इसे ड्यूअल पॉलिटी या दोहरी सरकार कहा जाता है। अच्छा, ड्यूअल पॉलिटी। जी, भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है जो पूरे देश के मामले देखती है, और दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं जो अपने इलाकों की जरूरतें पूरी करती हैं। तो अगर इसे एक रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार की तरह है। वाओ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, मतलब परिवार में एक मुखिया है जो पूरे घर के बड़े फैसले लेता है, जैसे घर का बजट कैसे मैनेज होगा या फिर बाहर वालों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। ये हमारी केंद्र सरकार हो गई। राइट। और दूसरी तरफ उस बड़े से घर में अलग अलग कमरे हैं जो परिवार के सदस्यों को दिए गए हैं। उन कमरों के अंदर किस रंग का पेंट होगा, कौन सा फर्नीचर कहाँ होगा, ये तय करने की आजादी उन सदस्यों की है, यानी हमारी राज्य सरकारों की। लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि झगड़े भी होंगे। बिल्कुल होंगे। मुखिया कह सकता है कि मैं तुम्हारे कमरे का फैसला भी खुद लूंगा। तो इस टकराव को रोकने का क्या उपाय है? इसी टकराव को रोकने के लिए एक लिखित संविधान की जरूरत पड़ती है। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक बहुत ही विस्तृत लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, संविधान बनाने वालों को पता था कि आगे जाकर शक्तियों को लेकर खींचतान होगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ लिख दिया। एग्जैक्टली। संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत शक्तियों को 3 लिस्ट्स में बांट दिया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? जी। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, विदेश नीति, रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और स्टेट लिस्ट में पुलिस, पब्लिक हेल्थ जैसे विषय जिन पर राज्य सरकारें अपना कानून बनाती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषय हैं जिन पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो सब कुछ लिखित होने से एक साफ बाउंड्री बन जाती है, कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। बाउंड्री तो बन जाती है, लेकिन नियमों को लागू करवाने के लिए एक निष्पक्ष अंपायर की भी तो जरूरत होती है। ओहो, यहीं पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका की एंट्री होती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च संस्था है जो ये पक्का करती है कि न तो केंद्र अपनी हदें पार करे और न ही राज्य। अगर केंद्र कोई ऐसा कानून बनाता है जो राज्यों के अधिकार छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हाँ, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल पर भारत का स्ट्रक्चर फेडरल है। देखिए, यहाँ तक तो ये पूरी तरह से एक लॉजिकल और बैलेंस सिस्टम लगता है।
हर किसी के पास अपनी पावर है। लेकिन नोट्स को आगे पढ़ने पर समझ आता है कि ये बैलेंस सिर्फ ऊपर से दिखता है। असल में तराजू का पलड़ा एक तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। तो अगर सिस्टम इतना ही स्पष्ट है तो एक्सपर्ट्स भारत को पूरी तरह फेडरल क्यों नहीं मानते? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, जिन्हें हम यूनिटरी फीचर्स या एकात्मक विशेषताएं कहते हैं। मतलब ये वो प्रावधान हैं जो केंद्र को इतना ताकतवर बना देते हैं कि राज्य उसके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये संविधान का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। अगर हम उन सूचियों को करीब से देखें तो साफ हो जाता है कि असली ताकत किसके पास है। हाँ, यूनियन लिस्ट में न सिर्फ सबसे ज्यादा विषय हैं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण विषय भी उसी में हैं। अर्थव्यवस्था, संचार, रक्षा, सब कुछ केंद्र के पास है। और दिलचस्प बात तो रेजिड्यूरी पावर्स की है। अवशिष्ट शक्तियां। जो विषय किसी भी लिस्ट में नहीं है। हाँ, वो शक्तियां भी भारत में केंद्र सरकार को ही दी गई हैं, जबकि अमेरिका में वे राज्यों के पास होती हैं। अच्छा, और कंकरेंट लिस्ट का मामला तो और भी ज्यादा एक तरफा लगता है मुझे। वो कैसे? मतलब उस सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर दोनों के कानून आपस में टकरा जाएं तो हमेशा केंद्र का कानून ही माना जाएगा। एग्जैक्टली। राज्य का कानून वहां रद्द हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां भी थोड़ा सा ओवरलैप होगा, जीत दिल्ली की ही होगी। तो शक्तियों का ये झुकाव सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है। राज्यों के अस्तित्व को लेकर भी संविधान में एक बहुत कड़ा प्रावधान है। हाँ, अनुच्छेद 3, जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। कुल नहीं, वहां राज्यों की अपनी एक पक्की पहचान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है, सीमाएं घटा या बढ़ा सकती है, या उसका नाम बदल सकती है, और वो भी सिर्फ एक साधारण बहुमत से। हाँ, हालांकि राज्य की विधानसभा की राय मांगी जाती है, लेकिन उसे मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर केंद्र सरकार राज्यों को इस तरह से अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकती है, तो फिर फेडरलिज्म का मतलब ही क्या रह गया? ये सवाल तो उठता ही है। मतलब जॉइंट फैमिली का मुखिया जब चाहे किसी भी सदस्य के कमरे की दीवार गिराकर उसे दूसरे कमरे में मिला दे। क्या ये राज्यों के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? थ्योरी में ये राज्यों की ऑटोनॉमी के खिलाफ लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण था। आजादी के समय के हालात। हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो देश में 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एक करना था। राज्यों की सीमाएं उस समय लॉजिकल तरीके से नहीं बनी थीं। वो तो अंग्रेजों की प्रशासनिक सुविधा और राजाओं के कब्जों के आधार पर बनी थी। एग्जैक्टली। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये ताकत केंद्र को दी ताकि भविष्य में भाषा या संस्कृति के आधार पर देश के नक्शे को सही ढंग से बनाया जा सके। अगर राज्यों को वीटो पावर दे दी जाती तो शायद भारत का एकीकरण कभी पूरा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, ऐतिहासिक नजरिए से ये बहुत लॉजिकल था, लेकिन आज के समय में ये एक बहुत बड़ा हथियार है। और इसके अलावा भी कई ऐसे यूनिटरी एलिमेंट्स हैं जो रोजमर्रा के प्रशासन में केंद्र का दबदबा बनाए रखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप को ही ले लीजिए। हाँ, दुनिया के कई फेडरल देशों में दोहरी नागरिकता होती है, पर भारत में सिर्फ एक है। चाहे कोई तमिलनाडु में रहता हो या पंजाब में, उसकी पहचान सिर्फ भारतीय की है। उसका अपने राज्य से कोई अलग कानूनी नागरिकता का नाता नहीं होता। और राज्य प्रशासन में भी केंद्र की दखलंदाजी साफ दिखती है। सबसे बड़ा उदाहरण है गवर्नर का पद। गवर्नर का पद तो हमेशा ही विवादों में रहता है। संवैधानिक रूप से वो राज्य का प्रमुख है, लेकिन उसे राज्य की जनता नहीं चुनती। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो सीधे केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं। मतलब राज्य के सबसे ऊंचे पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो केंद्र का नुमाइंदा है। हाँ, और इसी वजह से गवर्नर अक्सर राज्यों के ऊपर केंद्र के रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। कोई भी राज्य का बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक गवर्नर साइन ना करे। और गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व कर सकता है। बिल्कुल, अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो केंद्र को पसंद नहीं, तो गवर्नर उसे रोक सकता है। ये तो सीधे सीधे राज्य की विधायिका पर ब्रेक लगाने वाली बात हो गई। और सिर्फ गवर्नर ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी एक पेंच है। आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रही हैं, राइट? IAS और IPS। एग्जैक्टली। इनकी भर्ती कौन करता है? केंद्र की संस्था UPSC। ट्रेनिंग कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में। राज्य सरकारें इनका ट्रांसफर तो कर सकती हैं, लेकिन नौकरी से निकालने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। इससे प्रशासन में एक स्टैंडर्ड तो बना रहता है, लेकिन राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके अधिकारी उनके पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हैं। सही बात है। और देखिए,
ये सारे फीचर्स तो नॉर्मल समय की बात है। नोट्स में एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को पलट कर रख देती है। ओ, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। जी, जॉइंट फैमिली वाले उदाहरण पर लौटें तो जब तक सब ठीक है, सदस्य अपने कमरे सजा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी खतरा आता है, मुखिया सभी कमरों की चाबियां और सबके पर्स अपने पास रख लेता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत जब भी आपातकाल लागू होता है, तो भारत का संघीय ढांचा रातों रात एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा करने के लिए संविधान में कोई अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ता, बस एक घोषणा होती है। और राज्य सरकारों की सारी शक्तियां केंद्र के सीधे नियंत्रण में आ जाती हैं। दुनिया के किसी और फेडरल संविधान में ऐसा फीचर नहीं मिलता। तो मतलब हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो शांत समय में एक फेडरेशन की तरह काम करता है, लेकिन क्राइसिस के समय एक यूनिटरी देश बन जाता है। हाँ, और इस अजीब से हाइब्रिड सिस्टम को देखकर दुनिया भर के राजनीतिक विचारकों के तो होश ही उड़ रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा कोई मॉडल नहीं देखा था जो अपनी सहूलियत से रूप बदल सके। तो विद्वानों ने इसे किस खांचे में फिट किया? इसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल रहा है। नोट्स में कई बड़े विद्वानों के विचार हैं और वो सभी एक दूसरे से काफी अलग सोचते थे। केसी वियर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा। क्वाजी फेडरल, इसका क्या मतलब हुआ? आधा फेडरल और आधा यूनिटरी? वियर का मानना था कि भारत वास्तव में एक यूनिटरी राज्य है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं सिर्फ सपोर्ट के लिए जोड़ दी गई हैं। उनका नजरिया थोड़ा क्रिटिकल था, मानो भारत ने फेडरलिज्म का सिर्फ एक मुखौका पहना हो। हाँ, लेकिन ग्रैनविल ऑस्टिन का नजरिया बिल्कुल अलग और बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद। ऑस्टिन मानते थे कि मजबूत केंद्र का होना राज्यों की कमजोरी नहीं है, दोनों मिलकर राष्ट्र निर्माण के एक बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनर है। सुनने में तो ये बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में इतना कोऑपरेशन कहाँ दिखता है? ये बात भी है। मतलब अक्सर राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर केंद्र से फंड्स और योजनाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। ये सहयोग से ज्यादा मोल भाव लगता है। और इस रियलिटी को मॉरिस जोन्स ने बहुत अच्छी तरह पकड़ा। उन्होंने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये बहुत सटीक लगता है। हाँ, उनका तर्क था कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और संसाधनों के लिए लगातार मोल भाव चलता रहता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। बिल्कुल, हर राज्य कोशिश करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिले। और कोई और थिंकर? इवोर जेनिंग्स का एक महत्वपूर्ण विचार है। उन्होंने इसे फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा, यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। जेनिंग्स का मानना था कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को प्रमुख शक्तियां दी हैं ताकि देश में स्टेबिलिटी बनी रहे, राइट? एग्जैक्टली। और इतिहास देखें तो जेनिंग्स की बात सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। जब संविधान बन रहा था तब देश ने विभाजन का दर्दनाक आघात झेला था। उस वक्त सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं देश और टुकड़ों में न बंट जाए। अगर राज्यों को बहुत ज्यादा ताकत दे दी जाती तो शायद देश की अखंडता को खतरा हो सकता था। इसलिए एक मजबूत केंद्र उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। इतिहास के उस खौफनाक एक्सपीरियंस ने ही इस ढांचे को आकार दिया। लेकिन जब केंद्र सरकार को इतनी पावर दे दी जाती है तो उसके मिसयूज का खतरा भी तो बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है, खासकर तब जब बात अनुच्छेद 356 की आती है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। अगर केंद्र के पास किसी राज्य सरकार को हटाने की पावर है तो क्या वो अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति के शुरुआती दशकों में, विशेषकर 70 और 80 के दशक में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मतलब अगर केंद्र में एक पार्टी और राज्य में दूसरी, तो बस कह दो कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। हाँ, अनुच्छेद 356 का अंधाधुंध और मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया। चुनी हुई राज्य सरकारों को तुच्छ कारणों से गिरा दिया जाता था। ये तो राज्यों के लिए हमेशा लटकती हुई तलवार हो गई। ऐसा लगने लगा था कि वो पूरी तरह केंद्र की दया पर निर्भर है। तो फिर इस अंधेरगर्दी को रोका किसने? इस मनमानी पर लगाम लगाई न्यायपालिका ने। यहीं से जुडिशियल स्क्रूटनी का वो ऐतिहासिक अध्याय शुरू होता है जिसने फेडरल ढांचे को टूटने से बचाया। न्यायपालिका ने कैसे रोका? 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। एसआर बोम्मई केस, ये नाम तो लॉ की चर्चाओं में बहुत सुना है। इसमें आखिर हुआ क्या था? एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे
और उनकी सरकार को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके बर्खास्त कर दिया गया था। तो उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी होगी। जी, ये मामला सालों चला और आखिरकार 9 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, उसने इस मिसयूज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू होगा। एग्जैक्टली। कोर्ट केंद्र सरकार से 3 बहुत ही तीखे सवाल पूछता है। पहला, क्या इस राष्ट्रपति शासन को लागू करने के पीछे कोई ठोस मटेरियल मौजूद है? मतलब केंद्र हवा में तीर नहीं चला सकता, उसे सबूत दिखाने होंगे। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि जो कारण पेश किए गए हैं, क्या वे रेलेवेंट हैं, यानी कोई छोटा मोटा विवाद नहीं होना चाहिए। और तीसरा सवाल? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस शक्ति का मालाफाइड या दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल किया गया है? कोर्ट ये देखेगा कि कहीं ये राजनीतिक प्रतिशोध तो नहीं है। वाह, इन 3 सवालों ने तो केंद्र की असीमित शक्तियों पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया। और जहां तक मुझे याद है, इसी केस ने फ्लोर टेस्ट का नियम भी पक्का किया था। बिल्कुल। पहले गवर्नर बंद कमरों में तय कर लेते थे कि किसके पास बहुमत है। बम्बई जजमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि बहुमत का परीक्षण केवल फ्लोर टेस्ट के जरिए सदन के पटल पर ही होगा। तो बम्बई केस ने उस क्वाजी फेडरल ढांचे की कमियों को भर दिया। इसने साबित किया कि हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस काम करते हैं। एकदम सही। जब एक संस्था अपनी हद पार करती है तो सुप्रीम कोर्ट अंपायर की तरह सामने आ जाता है। इसी तरह 2006 का एक केस भी नोट्स में मेंशन्ड है, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ। उसका क्या महत्व है? संविधान का एक बेसिक फीचर है, इसे हटाया नहीं जा सकता। हालांकि भारत का फेडरलिज्म पारंपरिक अमेरिकी मॉडल से अलग है। हाँ, इसे भारत की अपनी अनोखी जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। ये एकता और विविधता के बीच का एक नाजुक संतुलन है। तो अगर इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है, भारत का संविधान किसी एक वेस्टर्न सांचे में फिट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये न तो पूरी तरह से कड़क फेडरल सिस्टम है और न ही पूरी तरह एकात्मक सिस्टम। इस व्यवस्था को एक अनोखे प्रयोग के रूप में देखना चाहिए। मजबूत केंद्र कोई खामी नहीं है, बल्कि देश की ऐतिहासिक जरूरत का परिणाम है। हाँ, संविधान निर्माताओं को एक ऐसा लचीला ढांचा चाहिए था जो सामान्य दिनों में राज्यों को फलने फूलने का मौका दे, और ये लचीलापन ही इस ढांचे की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ किताबों में लिखी थ्योरी नहीं है, आम नागरिकों की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। मोहल्ले में क्या होता है, पुलिस कैसे काम करती है, ये सब राज्य सरकारें तय करती हैं। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो कमान दिल्ली के हाथों में आ जाती है। ये शक्ति का एक बहुत ही शानदार संतुलन है जो इस देश को एक साथ रखे हुए है, और न्यायपालिका इसमें एक निष्पक्ष रेफरी की भूमिका निभाती है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने शुरुआत में अनुच्छेद 3 की बात की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार जब चाहे किसी राज्य का नाम और सीमाएं बदल सकती है। जी। ऐसे में क्या राज्यों का अपना कोई स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व सच में है, या फिर राज्य केवल केंद्र की प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई अस्थायी इकाइयां हैं जिन्हें जब चाहे मिटाया या नया रूप दिया जा सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा फेडरलिज्म सिर्फ एक व्यवस्था है, या राज्यों की अपनी कोई अटल आत्मा भी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।